नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 14 नवंबर 2025 है और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो दो इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, दोनों डिटेल से। सबसे पहले शशि थरूर का आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस से। आर्टिकल कहता है कि देखो G2 के समय में ना, मतलब चाइना और यूएस जो एक दूसरे के लिए बढ़िया बातें बोल रहे हैं कि मिलके हम वर्ल्ड को चलाएंगे, तो G2 के ईरा में ना इंडिया के लिए एकमात्र ऑप्शन है आत्मनिर्भरता। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सिल्वर इकोनॉमी से संबंधित। सिल्वर इकोनॉमी क्या है, गैस करिए। आर्टिकल तो चलो बाद में आएगा, अभी आप गैस करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर पता लगेगा कि आपका सही है या गलत है। सिल्वर इकोनॉमी क्या है, इससे संबंधित आर्टिकल है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी डिस्कशन में ना फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल शशि थरूर का है। वो कहते हैं देखो अभी ट्रंप और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई ना, तो G2 का जो आइडिया है वो इमर्ज होके आया। इंडिया के लिए रियल मैसेज ये है कि इंडिया को अब फोकस करना है आत्मनिर्भरता पे। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हाल ही में जो एपेक का समिट हुआ ना साउथ कोरिया के शहर बुसान में, वहां पे इन दोनों राष्ट्रपतियों की मुलाकात हुई थी। और इस मुलाकात के बाद ट्रंप ने इस गैदरिंग को, इस मुलाकात को G2 का नाम दिया। ये G2 क्या है? देखो G2 कोई फॉर्मल ग्रुप नहीं है। जैसे एक G7 ग्रुप है, आपने सुना होगा, डेवलप कंट्रीज का ग्रुप है। G20 वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज का ग्रुप है। तो उस प्रकार से G2 जो है ये कोई फॉर्मल ग्रुप नहीं है। G2 एक कंसेप्ट है, G2 एक आइडिया है। G2 क्या है? एक आइडिया है। इसका मतलब है ग्रुप ऑफ टू। ये आइडिया कहता है कि 21वीं सेंचुरी में ना दुनिया को सिर्फ दो देश चला रहे हैं, एक अमेरिका और दूसरा चाइना। ये एक तरह से ना नया कोल्ड वार है। पहला कोल्ड वार यूएस प्लस सोवियत यूनियन था, अब यूएस वर्सेस चाइना है। ये दोनों देश मिलके वर्ल्ड के रूल्स तय कर रहे हैं कि वर्ल्ड कैसे चलेगा। जैसे देखो स्कूल चलाने के लिए रूल्स तय होते हैं ना, टीचर भी क्लासरूम में कौन कैसे बिहेव करेगा इसके लिए रूल बना देता है। तो उसी प्रकार से दुनिया को कैसे चलाना है उसके लिए दोनों देश मिलकर रूल्स तय करते हैं। समझ गए? तो जब ये दोनों लीडर्स मिलते हैं तो आर्टिकल कहता है स्ट्रेटेजिक काम आता है। स्ट्रेटेजिक काम मतलब दुनिया में ना वोलेटिलिटी, उथल पुथल ये कम होता है। ये अच्छी बात है, क्योंकि पहले ये लड़ रहे थे तो विभिन्न देशों पे दबाव था, आप यूएसए की साइड है या चाइना की साइड है। दोनों देशों के बीच में ट्रेड वार चला, तब भी पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी थी उसमें उथल पुथल आई, लोग बोलने लगे रिसेशन आएगा। लेकिन देखो जब दोनों देशों के राष्ट्रपति मिले तो थोड़ी शांति आई। लेकिन देखो इससे ना इंडिया के लिए कुछ गहरे क्वेश्चंस सामने आ गए जिसका जवाब इंडिया को खोजना होगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर यूएस और चाइना दोस्त बन जाते हैं तो ये मान लीजिए सब कुछ सॉर्ट कर लेते हैं, आपस में इनकी कोई लड़ाई नहीं होती है, तो इंडिया की वैल्यू तो कम हो जाती है। क्योंकि देखो यूएसए को इंडिया की जरूरत क्यों है, आप मुझे बताइए। यूएसए को इंडिया की जरूरत क्यों है? यूएसए को इंडिया की जरूरत है चाइना को काउंटर करने के लिए। इंडिया चाइना का पड़ोसी देश है। यूएसए चाहता है कि हम चाइना का सामना करें इंडिया की मदद लेके। अगर चाइना ही सही दोस्ती हो गई तो इंडिया का जो लिवरेज है यूएसए के ऊपर वो कम हो जाएगा, यूएसए को इंडिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ये दोनों लड़ते हैं तब भी देखो इंडिया को दिक्कत है। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों भयंकर लड़ते हैं ना तो हमें फिर साइड चूज करने के लिए कहा जाता है। हमें बोला जाता है आप पूरी तरह से यूएसए की साइड आ जाइए, पूरी तरह से चाइना के साथ लड़ाई कर लीजिए। लेकिन हम पूरी तरह से चाइना के साथ लड़ाई नहीं कर सकते। चाइना के साथ हमारा बॉर्डर लगता है। चाइना और इंडिया की ताकत में अभी बहुत ज्यादा फर्क है। तो दोनों ही सिचुएशन इंडिया के लिए खराब है। तो राइटर बोलते हैं इस G2 डायनामिक्स में ना, मतलब ग्रेटर टू का जो कंसेप्ट है ना कि चाइना और यूएसए की दोस्ती हो गई, दोनों मिलकर वर्ल्ड चलाएंगे। अब इस G2 डायनामिक्स में ना इंडिया की एक बहुत बड़ी जो वल्नरेबिलिटी है ना वो एक्सपोज हो गई है। वल्नरेबिलिटी मतलब कमजोरी। और वो कमजोरी है क्या? वो कमजोरी है चाइना के ऊपर हमारी डिपेंडेंस। मतलब इंडिया की जो इकोनॉमी है ना वो चाइनीज इंपोर्ट पे काफी डिपेंड करती है। मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं। मेरी दो चीजें हैं। देखो
सबसे पहले है फार्मास्यूटिकल सेक्टर, यानी दवाइयां। देखो, हम कहते हैं कि ना हम फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड हैं, हम दुनिया को सस्ती हाई क्वालिटी वाली जेनरिक मेडिसिन देते हैं। लेकिन देखो, इन दवाइयों को बनाने के लिए जो कच्चा माल लगता है ना, जो रॉ मटेरियल लगता है, जिन्हें बोला जाता है एपीआई। एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक टेबलेट महेश अगर खाता है ना, तो उस टेबलेट में ना बहुत सारी चीजें होती हैं। बाइंडर होता है जो दवाई को आपस में जोड़ता है, प्रिजर्वेटर होता है जो दवाई को प्रिजर्व करके रखता है हर मौसम में रूम टेम्परेचर पे। तो देखो, सबसे मेन जो होता है ना उस टेबलेट में, वो होता है एपीआई, मतलब वो कच्चा माल जो एक्चुअली काम करता है, जिससे असर होता है बॉडी पे। तो ये जो एपीआई है ना, कच्चा माल है, हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। ये दिक्कत है। लगभग 70% एपीआई हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। सोचो 2020 में ना, जब गलवान वैली में दोनों देशों की आर्मी आमने सामने आ गई थी, कन्फ्लिक्ट हुआ था, अगर चाइना ने एपीआई की सप्लाई बंद कर दी होती तो क्या होता? इंडिया में दवाइयों का जो प्रोडक्शन है वो रुक जाता। ये देखो, सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ हमारे देश में दवाइयां नहीं बनेगी, इकोनॉमी को नुकसान होगा। भाई, ये नेशनल सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम है। नेशनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। सोच के देखो, दवाइयां नहीं बनेगी, हमें दवाइयां बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, महंगी दवाइयां, तो क्या होगा? हमारे देश में जाने जाएंगी नहीं। ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। दूसरा, आप देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात आप कर लीजिए, किस प्रकार से हमारी जो इकोनॉमी है वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। इकोनॉमिक्स की बात कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लीजिए, सॉरी। आपके हाथों में जो ये स्मार्टफोन्स है ना, स्मार्ट वॉचेज हैं, लैपटॉप हैं, टीवी हैं, इनके पार्ट्स कहाँ से आते हैं? इनके पार्ट्स जैसे देखो, मोबाइल डिस्प्ले है, मेमोरी चिप्स हैं, प्रोसेसर है, सब कुछ चाइना से आता है। भले ही देखो फोन पे ये लिखा होता है मेड इन इंडिया, वो एक्चुअली में मेड इन इंडिया नहीं होता, वो असेंबल्ड इन इंडिया होता है, क्योंकि 90% कंपोनेंट्स तो इंपोर्ट होते हैं, और जिसकी वजह से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो चाइना के साथ आसमान छू जाता है। इसलिए आर्टिकल ये कहता है, सिर्फ चाइना से नहीं, और देशों से भी सामान लो और फोकस करो इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस पे, मतलब इकोनॉमी में आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। फिर इसके बाद राइटर क्या कहते हैं? इसके बाद देखो, शशि थरूर ये कहते हैं कि ना, चाइना के पास जितना इकोनॉमिक क्लाउट है ना, उतना इंडिया के पास नहीं है। इकोनॉमिक क्लाउट मतलब जितना चाइना की आर्थिक ताकत है ना, उतना इंडिया की नहीं है, अगर हम कंपैरिजन करें। क्योंकि देखो, चाइना ना अपनी सप्लाई चेन और अपने मार्केट को ना हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता है, लेकिन इंडिया के पास में उतनी आर्थिक ताकत है नहीं कि हम उसे हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर सकें। जैसे एग्जांपल देता हूं, चाइना के पास में है रेयर अर्थ मिनरल्स, लेकिन हमारे पास में रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं है, ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से हम दूसरे देश को धमका सकें, दूसरे देश को प्रेशराइज कर सकें। ये रेयर अर्थ मिनरल्स हैं क्या? 17 एलिमेंट्स का ग्रुप है। क्यों जरूरी है? आईफोन से लेके फाइटर जेट का इंजन, इलेक्ट्रिक कार की बैटरी, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, हर जगह इन रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। लेकिन देखो, पूरे अर्थ की रेयर अर्थ मिनरल्स की 80-90% जो प्रोसेसिंग है ना, वो चाइना कंट्रोल करता है। 2010 की बात है, 2010 में ना चाइना और चाइना और जापान दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया था। तो चाइना ने ना जापान को रेयर अर्थ की जो सप्लाई थी वो बंद कर दी। चाइना की पूरी जो हाईटेक इंडस्ट्री थी ना, वो घुटने पे आ गई। तो इसे कहते हैं वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड, यानी ट्रेड को ना हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना, वेपन के तौर पे इस्तेमाल करना, जो कि चाइना करता है। लेकिन क्या इंडिया के पास कोई ऐसी चीज है जो इंडिया कर सके? नहीं, इंडिया के पास में नहीं है। एक और एग्जांपल दिया जाता है सोयाबीन का। देखो, हम ना यूएस जैसे देश से कोई 12 मिलियन टन सोयाबीन नहीं परचेज करते हैं। हुआ क्या? ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? हुआ क्या, यूएस और चाइना का जो ट्रेड वार चल रहा था ना, तो चाइना ने यूएस को बोल दिया कि हम आपसे ना सोयाबीन नहीं खरीदेंगे, 12 मिलियन टन सोयाबीन हम आपसे नहीं परचेज करेंगे। तो यूएसए के मिड वेस्ट स्टेट्स, जहां पे देखो सोयाबीन बहुत उगाया जाता है, तो वहां के जो किसान है वो क्राइसिस में आ गए कि हमारा सोयाबीन परचेज कौन करेगा। अब वो जो किसान है वो ट्रंप के कोर वोटर्स थे, तो चाइना ने मना कर दिया। तो उन वोटर्स ने ट्रंप को बोला कि सर जी कुछ करिए, हम क्राइसिस में हैं, कैसे घर का गुजारा करेंगे। तो ट्रंप को मजबूरी में चाइना के साथ टेबल पर बैठना पड़ा
और बात करनी पड़ी। लेकिन क्या हमारे पास में ऐसी कोई चीज है कि हम ट्रंप को घुटनों पर ला दें? यही तो दिक्कत है। राइटर बोलते हैं नहीं है। हम यूएसए से देखो डिफेंस गुड्स खरीदते हैं, ऑयल खरीदते हैं, लेकिन हमारी जो खरीदारी है ना वो डाइवर्सिफाइड है। मतलब हम यूएसए से इतना ज्यादा हथियार नहीं खरीदते, हम यूएसए से इतना ज्यादा ऑयल नहीं खरीदते कि जिसको बंद करने पे यूएसए मजबूर हो जाए हमसे बात करने के लिए। तो हमारा पोटेंशियल क्या है, हमारा लिवरेज क्या है, हमारे पास क्या कार्ड है खेलने के लिए? राइटर बोलते हैं देखो हम ना फ्यूचर मार्केट हैं, हमारा लिवरेज है, हमारी ताकत है डेमोक्रेसी। हम इंडो पैसिफिक रीजन में हमारी लोकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट देखो ये सब ना सॉफ्ट लिवरेज हैं। ये जो इंडिया का पोटेंशियल है कि इंडिया बड़ी मार्केट है, डेमोक्रेसी है, इंडो पैसिफिक में इंपॉर्टेंट लोकेशन है, इससे आप किसी देश को मजबूर नहीं कर सकते अपनी बात मनवाने के लिए। लेकिन चाइना के पास में ना हार्ड इकोनॉमिक लिवरेज है, जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, सोयाबीन है। इनकी सहायता से चाइना दूसरे देश को मजबूर कर देता है कि आप हमारी बात मानिए। चाइना अपनी बात मनवा लेता है। ऐसे कार्ड्स हैं चाइना के पास प्ले करने के लिए, हमारे पास नहीं है। तो रास्ता क्या है? राइटर बोलते हैं रास्ता एक ही है, वो है आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह नहीं है कि हम दुनिया से कट जाएं, आइसोलेशन में चले जाएं। नहीं, जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, सेल्फ रिलायंट इंडिया का मतलब यह नहीं है कि हम दुनिया से अलग थलग हो जाएं और दुनिया के लिए अपने रास्ते बंद कर दें। आत्मनिर्भरता का मतलब है, सेल्फ रिलायंस का मतलब है कैपेसिटी बिल्डिंग। हम अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करें, हम रिजिलियंस बिल्ड करें कि मुश्किल भरे समय से हम निपट पाएं। मतलब कल को कोई देश हमें ये चीज देने से मना कर दे तो ऐसा नहीं कि हम घुटनों पे आ जाएं, हम उस सिचुएशन का सामना कर सकें, हम उस क्राइसिस से टूटे ना। यह मतलब है सेल्फ रिलायंस का, आत्मनिर्भरता का। और इसके लिए इंडिया कर क्या रहा है? कर देखो इंडिया बहुत सारी चीजें रहा है। जैसे पीएलआई स्कीम है। पीएलआई स्कीम मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा टूल है। सरकार कहती है आप इंडिया में मोबाइल फोन बनाओ, इंडिया में बनाओ, आप इंडिया में एपीआई प्रोड्यूस करो, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और जितना ज्यादा मोबाइल फोन, जितना ज्यादा एपीआई आप इंडिया में प्रोड्यूस करोगे उतना हम आपको कैश इंसेंटिव देंगे। तो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी तोड़ने का सीधा रास्ता है ये पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसके अलावा चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी के ऊपर बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं कि चाइना के अलावा भी किसी और देश में अपनी फैक्ट्री लगाई जाए। तो इंडिया कोशिश कर रहा है कि वो फैक्ट्रीज इंडिया में लगें चाइना के अलावा। जैसे आईफोन अब इंडिया में भी बनने लगे हैं, असेंबल होने लगे हैं। फिर देखो इंडिया ने चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए क्वाड जैसे इनिशिएटिव्स को ज्वाइन किया है, जिसमें इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया है। अब ये जो ग्रुप है ना, ये सिर्फ मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं कर रहा है क्वाड का ग्रुप। इस क्वाड ग्रुप ने ना एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया था, SCRI यानी सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव, सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव। इसका मकसद ये था कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के लिए ना हम चाइना जैसे देशों के ऊपर डिपेंड ना करें, हम मिलजुल के क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जैसे 5G, सेमीकंडक्टर इन्हें बनाएं। समझ गए? तो ये सब इंडिया कर रहा है। तो देखो मैसेज क्लियर है, जियोपॉलिटिक्स का जो नया खेल है ना वो शुरू हो चुका है। और इस खेल में ना अगर इंडिया को प्लेयर बनना है तो सिर्फ देखो तमाशबीन बन के काम नहीं चलेगा, हमें अपनी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी खत्म करनी होगी। बहुत पुरानी कहावत है, जो पैसा देता है गाना भी वही सिलेक्ट करता है। अगर देखो हमें ग्लोबल स्टेज पे अपना ट्यून सेट करना है, अपना गाना चलाना है ना, तो हमें अपना इकोनॉमिक मसल बिल्ड करना होगा। डिप्लोमेसी सिर्फ अच्छी स्पीच देके नहीं चलती, डिप्लोमेसी के पीछे एक बड़ी आर्थिक ताकत का होना जरूरी है। हमें हमारी आर्थिक ताकत को इंक्रीज करना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो एल्डर्स से रिलेटेड है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अपना आर्टिकल की पहली लाइन देखिए, इंडिया ना दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और इंडिया में ना 60% लोग ऐसे हैं जिनकी एज 35 से कम है। सब कुछ बढ़िया है, लेकिन देखो दो चीजें बदल रही हैं। पहला क्या बदल रहा है? पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि एक एवरेज इंसान कितना साल जिएगा। तो 1947 में ना
1947 में जब हम आजाद हुए थे ना, तो उस समय एक एवरेज इंडियन सिर्फ 32 साल जीता था, सिर्फ 32 साल। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी कम थी, इलाज हुआ ही नहीं करते थे उस समय। लेकिन आज हम खड़े हैं 2025 में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ के हो गई है 70.8 ईयर्स। क्यों? बेटर हेल्थ केयर, फूड अवेलेबल है। उस समय तो अकाल पड़ जाया करते थे, बीमारियां फैल जाया करती थी, लेकिन अब डिजीज हम कंट्रोल कर लेते हैं, तो ये अच्छी चीज है। इसके बाद नेक्स्ट चीज जिस पे ध्यान देने की आवश्यकता है वो है फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट कितना होता है कि एवरेज महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है, वो है टोटल फर्टिलिटी रेट। रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है? रिप्लेसमेंट लेवल मतलब देखो, अगर एक महिला हमारे देश में एवरेज के तौर पे 2.1 बच्चों को जन्म देती है तो फिर पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी। टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब कितने बच्चों को जन्म दे रही है एवरेज तौर पर, वो है। और रिप्लेसमेंट लेवल मतलब अगर एक एवरेज महिला हमारे देश में 2.1 बच्चों को जन्म देती है तो पॉपुलेशन हो जाएगी स्टेबल। लेकिन हमारे देश में ना जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ना, वो अब 2.1 से भी नीचे चला गया है, मतलब रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे चला गया है। मतलब एक एवरेज महिला हमारे देश में अब 2.1 बच्चे को भी जन्म नहीं दे रही है, उससे भी कम बच्चों को जन्म दे रही है, तो पॉपुलेशन ना सिर्फ स्टेबल होगी बल्कि कम होगी धीरे धीरे आगे जाके। समझ गए? ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो एजुकेशन बढ़ रही है, अर्बन लाइफस्टाइल है और बच्चों को पालना महंगा हो गया है। तो राइटर ना इन दोनों चीजों को जोड़ के देखते हैं। एक तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, दूसरा टोटल फर्टिलिटी रेट घटी है। दोनों चीजों को जोड़कर देखो, जोड़कर देखते हैं ना, तो ये रिजल्ट निकलता है कि लोग ज्यादा जी रहे हैं और कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। इसका नतीजा ये होगा कि 2050 तक ना हमारे सीनियर सिटीजन्स, मतलब जिनकी एज 60 प्लस है, जो आज के समय में 7 से 10% है, वो 2050 आते आते बढ़ के 20 से 25% हो जाएंगे। यानी हर 4 में से एक इंसान हमारे देश में सीनियर सिटीजन होगा और हमारी यूथ पॉपुलेशन कम हो जाएगी। आप ना जापान की केस स्टडी देखिए, आप जापान की केस स्टडी देखिए। दुनिया में ना सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज का जापान। जापान को ना ग्रे जापान कहते हैं। वहां सिचुएशन ये है कि अडल्ट डायपर्स की सेल बेबी डायपर्स की सेल से ज्यादा होती है। उनकी इकोनॉमी श्रिंक हो रही है। क्यों? क्योंकि काम करने वाले जो लोग हैं वो कम हैं और डिपेंडेंट लोग जो हैं यानी सीनियर्स जो हैं वो ज्यादा हैं। और हम भी देखो उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। राइटर बोलते हैं ये जो शिफ्ट है ना, ये शिफ्ट आसान नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है एल्डर्स के साथ में वो है सोशल प्रॉब्लम, अकेलापन। आर्टिकल कहता है देखो, परंपरागत रूप से ना इंडियन फैमिलीज जो हैं वो मिल के एल्डर्स का ख्याल रखती हैं। समझ रहे हो? जॉइंट फैमिलीज, दादा दादी, चाचा चाची सब साथ रहते थे, सपोर्ट सिस्टम था। अब क्या है? अब न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। माइग्रेशन की वजह से न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। बेटा बेटी जॉब के लिए बेंगलोर, यूएस, कनाडा चले गए और यहां घर पर पेरेंट्स अकेले रह गए। तो इसे कहते हैं सोशल आइसोलेशन। और आर्टिकल कहता है ये जो अकेलापन है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है और कई बार बल्कि एल्डर्स के साथ में दुर्व्यवहार होता है, उनको त्याग दिया जाता है, ये सब भी उनके साथ में होता है। आपने देखो बागमा मूवी देखी होगी अमिताभ बच्चन वाली, वो देखो सिर्फ एक मूवी नहीं है, वो कई घरों की रियल स्टोरी है। तो पहली प्रॉब्लम क्या है? सोशल प्रॉब्लम, अकेलेपन वाली। मैं आपको सिस्टमेटिक ढंग से बताता हूं, एक सेकंड रुको। पहली प्रॉब्लम सोशल प्रॉब्लम, आइसोलेशन, ये सब। अब दूसरी है हेल्थ प्रॉब्लम। एल्डर्स के साथ में दूसरी प्रॉब्लम है हेल्थ प्रॉब्लम। आर्टिकल देखो साफ साफ ये कहता है कि इंडियंस को ना क्रोनिक मतलब जो लंबे टाइम तक चलने वाली जो बीमारियां होती है ना, उनको क्रोनिक बीमारियां कहती हैं, कि क्रोनिक बीमारियां कहते हैं। तो इंडियंस को ना क्रोनिक लाइफस्टाइल डिजीज का खतरा ज्यादा है। हम तो देखो आज के समय में ना डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। इसके अलावा हाई बीपी, कार्डियोवास्कुलर बीमारियां, ये सब, यादाश्त चले जाना, ये सब बीमारियां भी एल्डर्स को ज्यादा होती हैं हमारे देश में। फिर देखो नेक्स्ट है फाइनेंशियल डिपेंडेंसी। अब देखो जिन्होंने सरकारी जॉब की, जिन्होंने इनफ सेव करके रखा, अब उनके पास में तो सेविंग होती है, वो अपना काम चला लेते हैं बुढ़ापे में भी। अब जिन्होंने नहीं सेव करके रखा या फिर जिनकी पेंशन वगैरह नहीं आती, वो अपने बच्चों के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं पैसों के लिए। और कई बार एल्डर्स को बुरा लगता है कि यार मुझे मांगना पड़ रहा है बच्चों से, उन्हें बुरा लगता है। तो ये वैसे इशू
है, कुछ लोगों को लगेगा यार अपने बच्चों से मांगने में क्या शर्म है, लेकिन एल्डर्स जिन्होंने देखो पूरी जिंदगी बच्चों को खिलाया, अब उनसे पैसे मांगने में शर्म आती है। फिर चौथा इशू क्या है, चौथी प्रॉब्लम है विकसित भारत कनेक्शन। राइटर बोलते हैं विकसित भारत कनेक्शन। आर्टिकल ने ना विकसित भारत को के 4 पिलर्स को कनेक्ट किया है। जैसे एक है युवा, आज का जो यूथ है ना, कल देखो बूढ़ा होगा और उसे अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखना है। और बुढ़ापे में ना गरीबी सबसे बड़ा श्राप है। जो बूढ़ी महिलाएं हैं, खास करके विडो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होती हैं, उन्हें प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, नेग्लेक्ट्स सब झेलने पड़ते हैं। इसके अलावा फार्मर्स की बात कर लीजिए, हमारी 60% जो पॉपुलेशन है वो रूरल है। वहाँ के किसान जब बूढ़े होते हैं ना, उनका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। जैसे मैंने ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम वाली बात की, तो ये 4 प्रॉब्लम्स मेनली राइटर बताते हैं। सरकार ने क्या किया है, क्या एल्डर्स के लिए सरकार ने कुछ किया है? बिल्कुल। आर्टिकल 41 क्या है, जल्दी बताओ। आर्टिकल 41 डीपीएसपी है, नोट कर लो। आर्टिकल 41 कहता है ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो सीनियर्स को असिस्ट करे, सीनियर्स की मदद करे। फिर देखो 1999 में ना एक पॉलिसी आई थी, नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन्स। ये पहला फ्रेमवर्क था जो 1999 में आया था। ये देखो नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन्स। फिर 2007 में एक एक्ट भी आया। 2007 में एक्ट आया था मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट। ये वाला एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कानून क्या है? ये कानून कहता है कि बच्चों की देखो ये लीगल ड्यूटी है कि वो अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को मेंटेन करें। अगर वो बच्चे नेग्लेक्ट करते हैं तो सीनियर्स ट्रिब्यूनल जाकर मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता मांग सकते हैं। तो उनके लिए एक लीगल रास्ता ओपन करता है ये एक्ट 2007 का। तो आर्टिकल कहता है कि देखो ये बहुत क्रूशियल सेफगार्ड है, स्पेशली अनएजुकेटेड महिलाओं के लिए जिनको बच्चे निकाल देते हैं बुढ़ापे में। फिर देखो 2010 में भी ना एक प्रोग्राम आया था। 2010 में एक प्रोग्राम आया था, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली। अब ये जो प्रोग्राम था ना, इसमें हॉस्पिटल्स में अलग से बुजुर्गों के लिए एक वार्ड बनाने की बात हुई थी इस प्रोग्राम में, लेकिन आधे अधूरे मन से ये इंप्लीमेंट हुआ। तो आर्टिकल कहता है देखो पुरानी जो पॉलिसी है ना 2007 में आई थी, 1999 में आई थी ये पॉलिसी, जिसको बाद में रिवाइज किया गया था 2011 में, नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन्स। ये पॉलिसी अब पुरानी हो गई है। तो जून 2025 में सरकार ने रिलीज की एक ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन्स। ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन्स। अब इसमें क्या नया है, मतलब 2025 की जो ये ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी सीनियर सिटीजन्स के लिए सरकार ने लॉन्च की, इसमें क्या नया है? इसमें देखो सीनियर्स के इलाज के लिए आयुष्मान भारत मॉडल्स, और सीनियर्स के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी का प्रोविजन, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज, गरीब सीनियर्स के लिए हाउसिंग, उनके लिए डिजिटल इंक्लूजन, जैसे उन्हें फ़ोन देना, इंटरनेट सिखाना। इसके अलावा यंग और जो एल्डर्स हैं उनके बीच में गैप कम करना, यानी इंटरजनरेशनल सपोर्ट। ये सब बातें कहीं कहीं जो ड्राफ्ट रिलीज किया सरकार ने, ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन्स में। आर्टिकल में देखो स्कीम्स का भी जिक्र है, जैसे कई सारी स्कीम्स हैं बूढ़ों के लिए। कौन कौन सी स्कीम है, ये सब नाम दिए हुए हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, इसमें अच्छा इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, वो स्कीम्स हैं ये। और लेकिन राइटर बोलता है देखो अवेयरनेस नहीं है, बूढ़े लोगों में ना अवेयरनेस नहीं है इन स्कीम्स के बारे में। हेल्पलाइन भी है एल्डर्स के लिए, जैसे 14567, लेकिन कितने एल्डर्स को इस हेल्पलाइन नंबर के बारे में पता होगा? कानून बनाना एक बात है और उसे लागू करना देखो दूसरी बात है। कितने पेरेंट्स अपने ही बच्चों पर केस करने की हिम्मत रखते हैं, आप बताओ? सोशल स्टिग्मा बहुत ज्यादा होता है, कोई पेरेंट अपने बच्चों पे बहुत रेयर केस करता है। इसलिए कानून से ज्यादा ना सोसाइटी का रोल है चीजों को ठीक करने में। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, सिल्वर इकोनॉमी। सिल्वर इकोनॉमी क्या मतलब है? मतलब समझो, सिल्वर का मतलब उनके चांदी जैसे बाल यानी ग्रे हेयर्स, और इकोनॉमी मतलब पैसा। तो सिल्वर इकोनॉमी का मतलब है वो सारा मार्केट, वो सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो स्पेशली सीनियर सिटीजन्स की नीड्स को पूरा करते हैं। तो ये देखो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सिल्वर इकोनॉमी को हम आगे ले जा सकते हैं।
आर्टिकल कहता है ये जो सिल्वर इकोनॉमी वाली इंडस्ट्री है ना, ये बनने वाली है आने वाले समय में, क्योंकि जो बूढ़े लोग हैं उनकी संख्या इंक्रीज होने वाली है। तो 4 जगह पे अपॉर्चुनिटीज हैं। कौन सी 4 जगह पे अपॉर्चुनिटीज हैं, आप एक एक करके देखो। जैसे देखो, सबसे पहले है असिस्टिव एंड हेल्थ टेक्नोलॉजी। असिस्टिव एंड हेल्थ टेक्नोलॉजी मतलब सीनियर्स को मदद करने वाली टेक्नोलॉजी। जैसे देखो, वॉकर्स हैं जिनकी सहायता से सिटीजन्स चलते हैं, जैसे वियरेबल हैं, स्मार्ट वॉच जो सीनियर्स के हेल्थ पैरामीटर्स को मॉनिटर करती है, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करे। टेलीमेडिसिन है, घर बैठे डॉक्टर से बात करना। होम डायग्नोस्टिक, घर बैठे बीमारियों का पता लगाना। तो ये जो सेक्टर है ना, वो 12% से ग्रो कर रहा है। आने वाले समय में बहुत स्कोप है, ये बहुत तेजी से ग्रो करेगा। फिर दूसरा है होम एंड इंस्टीट्यूशनल केयर। होम एंड इंस्टीट्यूशनल केयर, ये सब ग्रे इकोनॉमी का पार्ट है। परिवार माइग्रेट हो गए हैं मान लीजिए, तो सीनियर्स की ना 24/7 उनकी मदद करने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए एजेंसीज आ गई हैं। बहुत तेजी से ये मार्केट फैल रही है कि अगर बच्चे दूर हैं तो एल्डर्स का ख्याल रखने के लिए पैसे लेंगी एजेंसीज और उनको पूरा ख्याल रखेंगी। लेकिन देखो, दिक्कत यह है इन एजेंसीज के पास में ना कोई ट्रेनिंग नहीं होती, कोई स्टैंडर्ड्स नहीं होते, तो यहां पे रेगुलेशन की सख्त जरूरत है। अब तीसरा है सीनियर लिविंग। सीनियर लिविंग मतलब ये ओल्ड एज होम वाला कंसेप्ट है। ओल्ड एज होम, ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम। ये देखो, हाई एंड अपार्टमेंट कम्प्लेक्स होते हैं, और ये ओल्ड एज होम वाला जो मार्केट है ये अभी $7 बिलियन का है, और ये भी 15% की ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है। मतलब एक ना जगह है, देहरादून में है शायद, आप लोगों में से जो देहरादून होंगे, देहरादून से हैं आप में से वो लोग, तो उनको ये पता होगा, मैक्स ग्रुप का ना वहाँ पे एक बिल्डिंग है अंतारा। मतलब अंतारा में क्या है, सीनियर्स रहते हैं और वहाँ पे 24/7 डॉक्टर, सिक्योरिटी, फूड सब होता है। तो ऐसे ऐसे कंसेप्ट अब अलग अलग शहरों में इमर्ज होके आ रहे हैं। फिर चौथा है इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। मतलब सीनियर हेल्थ इंश्योरेंस। आज देखो पेनिट्रेशन ना सीनियर्स में हेल्थ इंश्योरेंस का 10% से भी कम है। लोग प्रीमियम देना नहीं चाहते, लेकिन आयुष्मान भारत और जन औषधि जो स्कीम है ना, इससे लोअर इनकम ग्रुप को हेल्प मिलती है। ये अच्छी चीज है। तो ये 4 चीजें हैं जहां पे देखो बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है। तो आगे रोड क्या है, वे फॉरवर्ड में देखो राइटर ये बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो एजिंग इज नॉट ए डिजीज। मतलब एज बढ़ जाना ये कोई डिजीज नहीं है, ये नेचुरल प्रोग्रेशन है लाइफ का। सब लोग बूढ़े होते हैं, आप भी बूढ़े होंगे, मैं भी बूढ़ा होऊंगा, सब होंगे। लेकिन देखो बुढ़ापे में जो एल्डर्स हैं वो एक डिग्निटी की लाइफ जी सकें, इसके लिए स्टेट को काम करना होगा। हमें ना एल्डर्स फ्रेंडली कल्चर डेवलप करना होगा। हमारे शहर बुजुर्गों के लिए बने ही नहीं है। हमें देखो एज फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, फुटपाथ पे रैंप चाहिए, लो फ्लोर बसें चाहिए, पब्लिक स्पेस में बेंचेस चाहिए, सेफ ट्रांसपोर्ट चाहिए, बूढ़े आसानी से हेल्थ केयर को एक्सेस कर सकें, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए। महात्मा गांधी ने देखो एक बार ये बोला था कि अगर हमारे दिल में इज्जत नहीं ना, तो कोई कानून काम नहीं करेगा। तो ये चीज देखो एल्डर्स के कंटेक्स्ट में भी लागू होती है। तो सिल्वर इकोनॉमी जिसके हमने बात की ना, आगे जाके ये मेजर इंडस्ट्री बनेगी, लेकिन सरकार को रेगुलेशंस चाहिए, मतलब क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए नियम बनाने होंगे। और जिस चीज़ में सरकार चाहती है कि ज़्यादा कंपनीज आएँ, वहाँ पे टैक्स इंसेंटिव सरकार को देने होंगे। केयर गिवर्स जो हैं, जो बूढ़ों को केयर देते हैं, उनकी ट्रेनिंग पे ध्यान देना होगा। तो ये सब हमें करना होगा। हम अभी तक बोलते आए कि हाँ इंडिया जो है वो जवान लोगों का देश है, लेकिन देखो इसके पीछे एक छुपा हुआ नैरेटिव ये भी है कि इंडिया धीरे धीरे अब एजिंग की तरफ बढ़ रहा है, तो उसके लिए इंडिया को पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना है वो सिल्वर इकोनॉमी से रिलेटेड अटेम्प्ट करना है, जो हमने ये एल्डर्स के लिए आर्टिकल डिस्कस किया। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।